दृष्टि आईएएस क्लास नोट्स फॉर यूपीएससी हिस्ट्री, इसमें लेक्चर 4 तक आ चुका है। ये लेक्चर 5 है जिसमें अंग्रेजों की बंगाल विजय से पढ़ेंगे। कह रहे हैं कि एक तरफ बंगाल में उत्तराधिकारी का संघर्ष चल रहा था, ठीक है, तो दूसरी तरफ देखें अंग्रेज इस समिति, ये जो मतलब समिति है उसका फ़ायदा उठा करके बंगाल पर नियंत्रण करना चाहते थे, ठीक है, उत्तराधिकार के युद्ध का फ़ायदा उठा करके। दूसरे कर्नाटक युद्ध में मिली सफलता के बाद अंग्रेज़ों के आत्मविश्वास में वृद्धि हुई, ठीक है, और अब वो ऐसा ही प्रयोग बंगाल में भी करना चाहते थे जैसा उन्होंने अंग्रेज़ों ने क्या किया था, कर्नाटक विजय करके जो आत्मविश्वास मिला वैसा ही प्रयोग वो बंगाल में करना चाहते थे। अब है बंगाल की जो आंतरिक स्थिति थी वो क्या थी, तो कह रहे हैं कि अलीवर्दी खां के बाद 1756 में सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। अलीवर्दी खां के बाद 1756 में सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना, जिसे निम्नलिखित प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ा। किसको? सिराजुद्दौला को। क्या सामना करना पड़ा एक बार देखेंगे। घसीटी बेगम ये ढाका की गवर्नर थी और राज व्यवस्था इनके दीवान की भूमिका में था, ठीक है, ये ढाका की गवर्नर थी और राज व्यवस्था जो था इनके दीवान की भूमिका में था। सिराजुद्दौला ने इन्हें महल में नज़रबंद करवा दिया, ठीक है, और सिराजुद्दौला ने इसे क्या किया? नज़रबंद करवा दिया। फिर आया शौकत जंग दूसरा, यह पूर्णिया के सूबेदार था, ठीक है, तथा इसे शासक बनने के लिए मुगल बादशाह आलमगीर द्वितीय के से फरमान भी प्राप्त कर लिया था। ये जो शौकत जंग था इसने तो फरमान भी ले लिया था आलमगीर द्वितीय से, और 1756 में मनिहारी के युद्ध में सिराज ने इसे पराजित कर दिया। फिर आता है मीर जाफ़र, यह प्रधान सेनापति था। मीर जाफ़र क्या था? प्रधान सेनापति था। धनी वर्गों का समूह भी एक कठपुतली नवाब चाहता था जिसे जगत से अमीन चंद और राय दुर्लभ जैसे व्यक्ति शामिल थे, ठीक है, किसका? धनी वर्गों का एक समूह जो था उसमें कौन कौन आते थे? जगत सेठ, अमीन चंद और राय दुर्लभ। तो बंगाल के आंतरिक स्थिति में जो थे ये तथ्य शामिल थे जो सिराजुद्दौला ने किन किन चुनौतियों का सामना किया, तो हम देख सकते हैं घसीटी बेगम, शौकत जंग, मीर जाफ़र, धनी वर्ग का समूह। आगे बढ़ते हैं, नवाब व अंग्रेज़ों के बीच संघर्ष के कारण क्या थे। तो कह रहे हैं कि नवाब के मना करने के बाद भी अंग्रेज लगातार कलकत्ता में किलेबंदी कर रहे थे, ठीक है। दस्तक का दुरुपयोग का मुद्दा भी विवाद का कारण था। और क्या कारण था? वस्तुतः कंपनी को मिले दस्तक का उपयोग ब्रिटिश अधिकारी निजी व्यापार में करने लगे थे, साथ ही वह भारतीय व्यापारियों को दस्तक बेचने भी लगे थे। अंग्रेजों ने नवाब विरोधियों को संरक्षण देकर भी संघर्ष को बढ़ाया था। उदाहरण के लिए अंग्रेजों ने कृष्ण वल्लभ को संरक्षण दिया और जिस पर सरकारी खजाने के गबन का आरोप था, ठीक है, तो ये सारे कारण थे। अभी नवाब की प्रतिक्रिया क्या हुई इस पर, तो कह रहा है कि आंतरिक स्थिति मजबूत कर लेने के बाद नवाब ने 20 जून 1750 को फोर्ट विलियम पर कब्जा कर लिया। 20 जून 1750 को फोर्ट विलियम पर कब्जा कर लिया और अंग्रेजों को फुल्टा डिप भागने के लिए विवश कर दिया। कहाँ पे? फुल्टा डिप पर। नवाब ने कलकत्ता का नाम बदल करके अलीनगर कर दिया और मानिक चंद को वहाँ का प्रभारी नियुक्त किया। नवाब ने क्या किया? कलकत्ता का नाम बदल कर क्या कर दिया? अलीनगर कर दिया और वहाँ का प्रभारी किसको बनाया? मनिक चंद को बनाया। इसी दिन की एक घटना को कालकोटरी की त्रासदी कहा जाता है, जिसका विवरण ब्रिटिश अधिकारी हॉलवेल ने किया था। किसने किया था? कालकोटरी की घटना का विवरण हॉलवेल ने किया था, ठीक है। इसके अनुसार नवाब के सैनिकों ने 146 ब्रिटिश नागरिकों को क्या किया? एक छोटे से कमरे में कैद कर दिया गया, ठीक है, जिसके अगली सुबह केवल 23 लोग ही जीवित बचे। हालांकि यह घटना काल्पनिक है तथा इसे नवाब की छवि खराब करने के लिए गढ़ा गया था, ठीक है, ये घटना हालांकि क्या है? काल्पनिक है, नवाब की छवि खराब करने के लिए इसे गढ़ा गया था। अंग्रेजों का कलकत्ता विजय। रॉबर्ट क्लाइव ने मानिक चंद को अपनी तरफ मिला लिया और जनवरी 1757 में कलकत्ता पर पुनः नियंत्रण कर लिया, ठीक है। तो रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया? मानिक चंद को अपनी तरफ मिला लिया और जनवरी 1757 में कलकत्ता पर पुनः नियंत्रण कर लिया। इसके बाद फरवरी 1757 में नवाब अलीनगर की संधि करने के लिए बाध्य हुआ। जनवरी में किया और फरवरी में अलीनगर की संधि के लिए बाध्य हुआ। इसके तहत जो है क्या क्या शर्तें हुई वो देखिए। अंग्रेजों को उनकी फैक्ट्रियाँ वापस कर दी गई और क्या किया गया? व्यापारिक विशेषाधिकार प्रदान कर दिए गए। नवाब ने अंग्रेजों को हर्जाने के रूप में 3 लाख रुपए भी दिए, ठीक है। अब है पलाशी का युद्ध देखें, तो कह रहे हैं कि पृष्ठभूमि देखें तो अलीनगर की संधि के बाद भी ब्रिटिश जो थे महत्वाकांक्षा पूरी नहीं हुई। अब वह सिराज को हटाने के लिए षड्यंत्र रचने लगे। इनकी जो है अभी भी महत्वाकांक्षा पूरी नहीं हुई, तो सिराज को हटाने के लिए षड्यंत्र करने लगे। वस्तुतः सप्तवर्षीय युद्ध के प्रभाव में जब अंग्रेजों ने फ्रांसीसी बस्ती चंद्रनगर पर अधिकार कर लिया, तब नवाब ने इसे अपनी संप्रभुता का उल्लंघन माना। साथ ही नवाब ने फ्रांसीसियों का संरक्षण भी प्रदान किया, ठीक है।
इसके बाद क्लाइव ने अमीन चंद्र को मध्यस्थ बनाया और मीर जाफ़र को नवाब का उम्मीदवार बनाया। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, क्लाइव ने क्या किया, अमीन चंद्र को मध्यस्थ बनाया और मीर जाफ़र को नवाब का उम्मीदवार बनाया। इसका घटनाक्रम देखें तो सबसे पहले नवाब विरोधियों को अपने तरफ मिला लेने के बाद अंग्रेजों ने 25 जून को पलासी के मैदान में संघर्ष प्रारंभ कर दिया। यानी कि नवाब के जो विरोध में लोग थे उन्हें अपनी तरफ मिला लिया और 25 जून को पलासी के मैदान में संघर्ष शुरू कर दिया। इस संघर्ष में केवल मीर मदान और मोहन लाल जैसे सैन्य कमांडरों ने ही नवाब का साथ दिया, तो वहीं मीर जाफ़र, लतीफ़ खां और राय दुर्लभ जैसे अधिकारियों ने नवाब के साथ विश्वासघात किया। मतलब ये था कि नवाब के साथ सारे आए थे, पर लतीफ़ खां, राय दुर्लभ और मीर जाफ़र ने उनके साथ विश्वासघात किया और उनके साथ नहीं दिया। किसने साथ दिया, तो साथ दिया उनके सैन्य कमांडर मीर मदान और मोहन लाल ने साथ दिया। अब अंततः सिराज मैदान छोड़कर चला गया और मीर जाफ़र के बेटे मीरन के आदेश पर उसकी हत्या कर दी गई। अब मीर जाफ़र बंगाल का नया नवाब बना, जिसे बंगाल का प्रथम क्रांति भी कहते हैं। यहाँ पे मीर जाफ़र जो है बंगाल का नया नवाब बना और इसी के नवाब बनने की घटना को प्रथम क्रांति कहते हैं। ठीक है, अब पलाशी के युद्ध के परिणाम को देखें तो अंग्रेजों को बंगाल जैसा समृद्ध प्रांत मिल गया। ठीक है, और क्या हुआ, तो इस युद्ध के बाद तात्कालिक रूप से अंग्रेजों को एक बड़ी धनराशि प्राप्त हुई, जिसका उपयोग उन्होंने व्यापार में भी किया। यहीं से ब्रिटिश साम्राज्यवाद की भी नींव पड़ी। ठीक है, इसके बाद अन्य भारतीय राज्यों को जीतना अंग्रेजों के लिए आसान हो गया। अब जब यहाँ पे जीत लिया भाई तो अन्य राज्य जीत ही सकता है, तो इसके लिए आसान हो गया। इसी प्रकार यूरोपीय कंपनियों को पराजित करना भी आसान हुआ। यह केवल संयोग नहीं है कि पलासी की केवल 3 वर्षों के भीतर अंग्रेजों ने डच और फ्रांसीसी दोनों को हरा दिया। क्यों भाई, क्यों हरा दिया? क्योंकि इसके पास एक बड़ा छत्र आ गया, मजबूत हो गया, राजस्व की भूमिका हो गई इसके पास कि अब ये इकोनॉमिक रूप से क्या हो गया, मजबूत हो गया। जिस वजह से इसने क्या किया, फ्रांसीसी और डच को हरा दिया। अब हम मीर जाफ़र के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। यह एक कृपापात्र नवाब था कि 1757 से 60 तक रहा, इसीलिए इसने अंग्रेजों को निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान की। किसने? मीर जाफ़र ने। क्यों भाई इसने हरा दिया, उसके रीज़न है। यह एक कृपापात्र नवाब था। कौन? मीर जाफ़र। इसने क्या सुविधा दी? ब्रिटिश अधिकारियों को निजी व्यापार की अनुमति दे दी। कहा कि जाओ निजी व्यापार कर लो। 24 परगना की जमींदारी अंग्रेजों को दे दी, प्लस जमींदारी मिल गई 24 परगना की। कंपनी को व्यापारिक विशेषाधिकार प्रदान कर दिए, व्यापारिक विशेषाधिकार भी दे दिए। क्रमशः एक बड़ी धनराशि भी दी गई। थोड़े समय बाद ही अंग्रेजों की बढ़ती मांगों से मीर जाफ़र असहज हो गया और इसके बाद अंग्रेजों ने मीर कासिम को नया नवाब बनाने का प्रयास शुरू कर दिया। अंग्रेजों ने जाफ़र पर डचों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया। ऐसे तो हटाएगा नहीं, कुछ तो आरोप लगाएगा, तो कहा कि डचों के साथ मिलकर तुम षड्यंत्र कर रहे हो। और फिर ब्रिटिश गवर्नर वेंसिटार्ट ने मीर जाफ़र को हटाकर, ठीक है, वेंसिटार्ट ने क्या किया, मीर जाफ़र को हटा करके क्या किया, हराकर मीर कासिम को नया नवाब बना दिया। इस घटना को बंगाल की दूसरी क्रांति कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो मीर कासिम बन गया और मीर कासिम का बनना ही क्या कहते हैं, दूसरी क्रांति कहते हैं। मीर कासिम को देखें 1760 से 63 है, इसको देखें थोड़ा। यह भी अंग्रेजों का कृपापात्र ही नवाब था, इसलिए नवाब का पद प्राप्त करते ही इसने अंग्रेजों को अनेक सुविधाएं प्रदान की। इसी क्रम में उसने ब्रिटिश गवर्नर वेंसिटार्ट को 5 लाख रुपये भी दिए। इसके अलावा वर्धमान, चटगांव और मिदनापुर की आय देने की भी वायदा किया। कहा कि वर्धमान, चटगांव, मिदनापुर से जो पैसे आएंगे मैं आपको दे दूँगा। साथ ही सिलहट में चूना व्यापार में भी अंग्रेजों को आधा हिस्सा देने का वायदा कहा और कहा कि सिलहट से जो चूना व्यापार होता है ना, उसका आधा हिस्सा भी आपको देंगे। मीर कासिम एक महत्वाकांक्षी शासक था, इसलिए ब्रिटिशों के नियंत्रण से मुक्त होने के लिए इसने निम्नलिखित प्रयास किए। ये जो मीर कासिम था ये महत्वाकांक्षी तो था, आया जरूर था कृपा पात्र होकर, पर महत्वाकांक्षी था। तो इसने क्या किया, इसने काम किया। क्या काम किया देखिए, कह रहे हैं कि अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया। कहा कि नियंत्रण को दूर करने के लिए हमें राजधानी चेंज करनी पड़ेगी, तो मुर्शिदाबाद से मुंगेर कर लिया। पश्चिमी तरीके से अपनी सेना को प्रशिक्षित किया, और मुंगेर में बंदूक कारखाना भी स्थापित किया। किसने? मीर कासिम। राज्य की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए बिहार के एक अधिकारी राम नारायण की इसलिए हत्या करवा दी क्योंकि वह आय व्यय की सही हिसाब नहीं दे रहा था। यानी कि इसने क्या किया, आय व्यय के हिसाब पे भी मजबूती कसा, आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए। इसने एक एग्जाम्पल है कि राम नारायण की हत्या करवा दी कि भाई तुम सही से हिसाब क्यों नहीं दे रहे हो, इस वजह से। फिर आता है चौथा, अंग्रेजों के दस्तक के दुरुपयोग को रोकने के लिए कासिम ने बंगाल में सभी आंतरिक करों को समाप्त कर दिया। कहा कि जब तुम नहीं दोगे
तो फिर इंडियंस भी क्यों देंगे। इससे क्या हुआ कि इसे अंग्रेजों ने अपने विशेषाधिकार का उल्लंघन माना, कहा कि नहीं भाई ये तो हमारे विशेषाधिकार का हनन कर रहे हो तुम, और सैनिक कार्रवाई के माध्यम से कासिम को नवाब पद से हटा दिया। ठीक है, कासिम को क्या किया, नवाब पद से हटा दिया। इसके बाद मीर कासिम अवध की तरफ चला गया। अब ये कहाँ गया, अवध की तरफ चला गया, जहाँ उसने अंग्रेजों के विरुद्ध एक संयुक्त मोर्चे का निर्माण किया। कहाँ पे, अवध में जाकर। इसी पृष्ठभूमि में बक्सर का युद्ध हुआ और दूसरी तरफ बंगाल का पुनः मीर जाफर को नवाब बना दिया गया। मीर कासिम जब भी चला गया तो वापस से कौन बन गया, तो वापस से बन गया मीर जाफर। अब कह रहा है बक्सर का युद्ध, कह रहे 1764 में, अक्टूबर 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। अंग्रेज वर्सेस 3 सेना, कौन कौन, मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय। मीर कासिम कौन है, बंगाल का अपदस्थ नवाब है। शुजाउद्दौला कौन है, अवध का नवाब है। और मुगल बादशाह है शाह आलम द्वितीय। इसका परिणाम यही हुआ कि अंग्रेज जीत गए। इलाहाबाद की संधि हुई, पहली संधि हुई 12 अगस्त 1765 को, ठीक है, शाह आलम के साथ। दूसरी संधि हुई 16 अगस्त 1765 को शुजाउद्दौला के साथ। शाह आलम के साथ जो संधि हुई, शाह आलम द्वितीय के साथ, बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी का अधिकार ले लिया इन्होंने। ठीक है, 26 लाख रुपए पेंशन और इलाहाबाद पर वह कड़ा दिया। इलाहाबाद और कौन सा क्षेत्र लिया, कड़ा। और ये जो शुजाउद्दौला के साथ हुई 50 लाख रुपए का जुर्माना लिया। रक्षा सेना का खर्च भी इनसे व्यय करवाया और टैक्स फ्री ट्रेड करवाने का इनसे कहा गया कि टैक्स फ्री ट्रेड होगा और रेजिडेंट रखेंगे। ठीक है, इतनी चीज़ करिए। अब इलाहाबाद की प्रथम संधि को इन डेप्थ में देखते हैं। यह संधि मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के साथ की गई थी, जिसमें निम्नलिखित प्रावधान किए गए थे। पहला, इलाहाबाद एवं कड़ा का क्षेत्र मुगल बादशाह को मिला। ब्रिटिश कंपनी को बिहार, बंगाल, उड़ीसा की दीवानी अधिकार प्राप्त हो गए। ठीक है, और अंग्रेजों ने मुगल बादशाह को 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देना तय कर दिया। पद से हटाया और कहा कि चलिए आप पेंशन पर जाइए, 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन इनको मिलेगी। इसके बाद आती है इलाहाबाद की दूसरी संधि, जिसे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।